हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है 5th लेक्चर, जिसका टॉपिक है वेरियस इंपॉर्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो स्पेशलिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है तो वो हार्ट से रिलेटेड होता है, यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को बोलना चाहूँगा जिसने भी अभी तक जो पिछले 4 लेक्चर हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेक्चर है वो प्रीवियस वाले लेक्चर पे बेस्ड है। तो अगर आप प्रीवियस वाला लेक्चर अच्छे से देख लोगे, ये आपके लिए जो ये वाला लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने डिपार्टमेंट्स देखे थे और यही जो है इस वाले लेक्चर में हम उन डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट देखने वाले हैं। तो काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है अच्छे से देख रखा है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी नर्सिंग एप्टीट्यूड की, आप उसमें से सारे लेक्चर जो है प्रीवियस के 4 लेक्चर वो देख सकते हैं। ये 5th लेक्चर है और आज इवनिंग तक जो है इसके सातों के 7 लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर कल से जो है हम दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एलर्जिस्ट या जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं ये एक तरीके के मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि डील करते हैं आपके एलर्जी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, एक्जिमा हो गया, फूड एलर्जी हो गई, ठीक है, इंसेक्ट स्टिंग एलर्जी हो गई, या आपने देखा होगा किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, ठीक है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल से जो एलर्जीज वगैरह होती है, तो उन सब से जो डील करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एलर्जिस्ट या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट। ठीक है, और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कौन से सेल्स जो है वो हमारे बॉडी के और कौन से फॉरेन बॉडी के सेल्स हैं। ठीक है, तो उस तरीके की डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जब कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले जो है आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब किसी की भी पेशेंट की अगर सर्जरी होती है तो उससे पहले जो एनेस्थीसिया यानी कि उसको बेहोश करने का जो काम होता है, बेहोशी देने का जो काम होता है, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनको पेन का ना पता चले, क्योंकि सर्जरी के दौरान जब आपकी जो स्किन है उसमें कट लगेगा तो आपको पेन होगा, तो वो पेन ना पता चले, वो सुन हो जाए बिल्कुल, तो उसके लिए जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है कार्डियोलॉजिस्ट। ये तो बहुत कॉमन ही आप सभी को पता होगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी हार्ट और आपके हार्ट जो भी सर्कुलेशन वगैरह है हार्ट में उससे डील करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ठीक है, या हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में जो है कार्डियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको ट्रीट करने की। नेक्स्ट हमारा है कोलॉन एंड रेक्टल सर्जन। ठीक है, तो कोलॉन और रेक्टम आप सभी को पता होगा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। मतलब कोलॉन और रेक्टम जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, उनसे रिलेटेड कोई भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी जो डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके इन सर्जन्स के पास होती है। मान लीजिए अगर कोई कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है तो उसको जो है निकालने का या ऑपरेट करने का जो काम है वो कोलॉन और रेक्टल सर्जन्स का होता है। फिर एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिकली इल या फिर इंजर्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार हो या फिर उनको बहुत ज्यादा चोट लगी हो, ठीक है, तो उस केस में जो है ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है वो जो है इनको देखते हैं, वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से। ठीक है, स्किन हो या हेयर हो या फिर नेल्स हो, तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इनके पास जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो डर्मा का मीन्स स्किन ही होता है। ठीक है, तो डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी डॉक्टर्स हमारी स्किन, हेयर या फिर नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर है हमारा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्लैंड्स हमारी 2 तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, तो जो भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे आपकी डायबिटीज हो गई जहां पर आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड प्रॉब्लम हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई और कैल्शियम और बोन डिसऑर्डर, तो जो भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो आप जब भी किसी को होती है तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट ये है कि अगर किसी भी पेशेंट के साथ ऐसी नौबत आ जाती है कि मरने और
जो है मतलब क्या बोलते हैं, जिंदगी और मौत के बीच में अगर वो लड़ाई कर रहा है, तो उस केस में जो भी मेडिसिन देनी होती हैं, तो उस केस में इन डॉक्टर्स का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां पर जो है एक ज़रा सा गलत स्टेप भी उस पेशेंट की जान ले सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट तब काम आते हैं जब क्या होता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल केस होता है और वो पेशेंट की डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा पास होती है, तो उस केस में इन स्पेशलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फैमिली फिजिशियंस। ये आप सभी को पता होगा, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली के जो भी डॉक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जैसे रूटीन चेकअप होना है, ठीक है, या फिर आपको कोल्ड हो गया या जनरल जो भी प्रॉब्लम चलती रहती हैं बीच बीच में, तो उन सब चीज़ों के लिए जब आप अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन्हें हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं। ठीक है, और फैमिली फिजिशियन का काम ये भी होता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जो इम्यूनाइजेशन का काम होता है, ठीक है, जो उनको अपनी छोटी एज में जब न्यूबॉर्न बेबीज को क्या वैक्सीनेशन वगैरह होता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो होती है किसकी होती है, फैमिली फिजिशियंस की होती है। फिर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसमें क्या होता है, ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट को ट्रीट करते हैं, जो कि है स्टोमक, पैनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये 4 ऐसे पार्ट हैं जिनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, यानी कि आपके पेट में दर्द हो, या फिर अल्सर हो, डायरिया हो, जॉन्डिस हो, ठीक है, और कैंसर हो डाइजेस्टिव ऑर्गन में, तो इस तरीके की जो भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की होती है। फिर हमारा नेक्स्ट गेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था गेरियाट्रिक डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल में। वहां पर क्या होता है, एल्डरली पीपल, यानी कि जो थोड़ी ज्यादा एज के पीपल हैं, जो 60 साल से ऊपर एज के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनकी जो केयर करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गेरियाट्रिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्योंकि 60 साल के बाद जब किसी भी ह्यूमन बॉडी की जो एजिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये जो स्पेशलिस्ट है ये काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हीमेटोलॉजिस्ट। तो ये वो लोग होते हैं, ये ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आपकी ब्लड रिलेटेड, जो भी अगर ब्लड रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो भी दिक्कतें आती हैं, एनीमिया हो गया, तो इससे रिलेटेड जो भी अगर मतलब ब्लड, हीमा मीन्स ब्लड, ठीक है, तो हीमेटोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि जो भी किसी भी अगर पेशेंट को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करने का, उसको ट्रीट करने का जो काम होगा वो किसका होगा, हीमेटोलॉजिस्ट का होगा। उसके बाद है होस्पाइस एंड पैलिएटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ये भी कुछ उस तरीके के होते हैं जो कि आपके इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, क्योंकि दे वर्क विद पीपल हु आर नियरिंग डेथ, यानी कि वो उन लोगों के साथ मतलब उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनकी डेथ बहुत नियर होती है। ठीक है, तो दे आर एक्सपर्ट्स इन पेन मैनेजमेंट। अगर कोई भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा जूझ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, तो उनके पेन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनकी हालत जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। तो जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, तो ये जो भी डिजीज हैं, जैसे न्यूमोनिया भी हो गया, तो ये सारी जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, तो उनको क्योर और ट्रीट करने का जो काम है वो किसका होता है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल जेनेटिसिस्ट। तो इनका काम होता है कि जो भी अगर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, रिलेटेड टू हेरिडिटरी, अगर किसी पेशेंट को भी जो है हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, यानी कि वो उनको अपने माता पिता से मिला है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हमारे होते हैं मेडिकल जेनेटिसिस्ट। ठीक है, ये वर्ड जो बना है वो बना है जेनेटिक से। तो जेनेटिक रिलेटेड कोई भी अगर किसी को डिसऑर्डर है तो वो उसको क्योर करने का काम जो है वो किसका है, मेडिकल जेनेटिसिस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ये कल भी डिस्कस करा था हमने, नेफ्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जैसे कि हॉस्पिटल में। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि जो भी किडनी रिलेटेड डिजीजेज होती हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा लिंक होता है किडनी से, ठीक है, एंड फ्लूइड एंड मिनरल इम्बैलेंसेस लिंक टू किडनी डिजीज, क्योंकि आपका जो किडनी में वो है, आपके जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन आयन हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, तो जो भी मिनरल इम्बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रीट करने का भी काम किसका होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, और आप सभी से बोल दो कि इनकी नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि आखिरी टाइम पे आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट का काम जैसे मैंने कल भी बताया था,
न्यूरो का मतलब होता है रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो किसके पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएगा ताकि वो उसका सॉल्यूशन दे पाए। ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल ट्यूमर, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक तरीके का मतलब डिसऑर्डर होता है जिसमें लोगों को दौरे पड़ते हैं। ठीक है, फिर है पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर में आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये भी जो भी रिलेटेड चीजें आपकी नर्वस सिस्टम से या फिर ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो जो क्योर है उनका ट्रीटमेंट जो है वो कौन करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट करेंगे। उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। तो गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस का काम ये होता है कि जो भी वुमेन होती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी और जो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो भी उनकी देखभाल करनी होती है, जो भी उनके एग्जामिनेशंस करने होते हैं, तो वो सारा काम इन लोगों का होता है। ठीक है, और गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में ये एक डिफरेंस है कि जो गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं वो वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान देते हैं, और जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो केयर करने में काम आते हैं, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी जो केयर करनी होती है वो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजिस्ट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है। ऑन्कोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जो आपके कैंसर से रिलेटेड डील करता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी देनी है, रेडिएशन देनी है, कैंसर में जो आपकी यूज होती है, तो वो सारे जो देने का काम होता है, ट्रीटमेंट का काम होता है कैंसर का, वो ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर आता है। फिर है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ये रिलेटेड क्या होते हैं आपके बेसिकली आई डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे किसी को आई लेंसेज लगने हैं, ठीक है, किसी को चश्मा लगना है, किसी की आईज वीक हो गई, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो किसके पास लेकर जाएंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी आपकी आंख नाक और जो आपके ये मतलब जो भी आपके ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, जैसे आपका गला हो गया, जैसे ईएनटी हो गया पूरा, ठीक है, आंख नाक और गला, और नोज में कोई भी दिक्कत हो या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो उनको ठीक करने का काम किसका होता है, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट का काम होता है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने जो है ये टर्म सुना होगा ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, तो इसको प्लीज आप सभी लोग ध्यान रखें। फिर है पैथोलॉजिस्ट। तो ये आप सभी को पता होगा, जैसे कि पैथोलॉजी लैब होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो आपके बॉडी टिश्यूज और फ्लूइड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, जो भी उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है या डिजीज उनको मिलती है, तो उसको एग्जामिन करने का काम किसका होता है, पैथोलॉजिस्ट का होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा पीडियाट्रिशियंस। तो पीडियाट्रिशियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो छोटे बच्चों की जो है क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है, उनका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, पीडियाट्रिशियन की होती है। फिर ये फिजियाट्रिस्ट। तो फिजियाट्रिस्ट का काम वही होता है एक तरीके के, जो आपका क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स देते हैं उन्हें हम फिजियाट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे किसी को बैक पेन है या रिहेबिलिटेशन होना है उसका किसी इंजरी के बाद, तो वो काम किसका होता है, आपका फिजियाट्रिस्ट का होता है। ठीक है, फिजियोथेरेपी देने का काम किसका है, फिजियाट्रिस्ट का। उसके बाद है प्लास्टिक सर्जन। तो प्लास्टिक सर्जन क्या होता है कि ये किसी भी स्किन के पार्ट को क्या करते हैं, रीबिल्ड कर देते हैं। अगर किसी ने कोई भी अपना जो पार्ट है, स्किन रिलेटेड पार्ट है, वो अगर खो दिया है, जैसे कि आपकी स्किन हो गई, फेस हो गया, हैंड हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट हो गया, या फिर बॉडी का कोई और भी पार्ट जो रिपेयर हो सकता है, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करते हैं, प्लास्टिक सर्जन करते हैं। ठीक है, फिर है पोडियाट्रिस्ट। तो पोडियाट्रिस्ट का बेसिकली काम होता है एंकल और फीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करना। ठीक है, अगर जो आपकी एडी है और जो आपका पैर है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो आपकी किसके अंडर आती है, पोडियाट्रिस्ट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए न्यू टर्म होगा, इसको भी प्लीज आप अच्छे से याद रखें। फिर ये नेक्स्ट हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो इन लोगों का काम ये होता है कि अगर कोई भी जो है मतलब बीमारी से बचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, कि लोगों को जो है बीमारी ना हो, उससे रिलेटेड जो है जो भी मेडिसिन वगैरह देनी है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देनी है, तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम होता है। फिर साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट बेसिकली मेंटल, इमोशनल और एडिक्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए काम आते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो वो जो है अपनी प्रॉब्लम को साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकता है। फिर नेक्स्ट है पुल्मोनोलॉजिस्ट। तो जो भी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका लंग कैंसर हो गया, न्यूमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा, ठीक है, और ब्रीदिंग इश्यूज जो भी होते हैं, तो वो उनको क्योर करने का काम किसका होता है, पुल्मोनोलॉजिस्ट का। ठीक है, क्योंकि पुल्मोनरी का मतलब रिलेटेड टू क्या होता है, लंग्स होता है, रिलेटेड टू ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, तो ये सारी जो भी चीजें हैं,
ठीक है, सीटी स्कैन इमेजिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको क्या करना, डायग्नोस करना, वो किसका काम होता है, आपका रेडियोलॉजिस्ट का होता है। फिर है नेक्स्ट रियूमेटोलॉजिस्ट, तो जो भी आर्थराइटिस से मतलब पीड़ित होता है, यानी कि किसी को भी अगर आर्थराइटिस है, बोन्स मसल्स जॉइंट्स टेंडन्स की कोई भी बीमारी है, तो उनको क्योर करने का, उनको देखने का जो काम है किसका, वो रियूमेटोलॉजिस्ट का है। फिर है स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो स्लीपिंग पिल्स देते हैं, मतलब उन लोगों को जिनको मतलब क्या होता है, नींद में दिक्कत होती है, उनको नींद नहीं आती है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो ये बेसिकली एथलीट्स के तरफ मतलब फोकस करते हैं, जो भी एथलीट्स वगैरह हैं जो स्पोर्ट्स में मतलब परफॉर्म करते हैं, तो उनको अगर कोई भी इंजरीज वगैरह होती हैं या इंजरीज बहुत कम हो, उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और फिट रहने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो सारा जो काम होता है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट का होता है। फिर आपका जनरल सर्जन है, तो ये जनरल सर्जन क्या होते हैं, मतलब कोई भी अगर जैसे जनरल सर्जरी करनी है, जैसे कि किसी ट्यूमर को अगर बाहर निकालना है, अपेंडिक्स को कट करना है, गॉल ब्लैडर और हर्निया को रिपेयर करना है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या फिर कैंसर को बाहर करना है, ठीक है, तो इस तरीके की जो जनरल सर्जरी होती है वो कौन करता है, आपका जनरल सर्जन करते हैं। फिर लास्ट है आपका यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, दीज आर सर्जन हु केयर फॉर मैन एंड वुमेन फॉर प्रॉब्लम्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरो मीन्स रिलेटेड टू यूरिनरी, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जैसे कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो आपका किसके पास आता है, यूरोलॉजिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट का काम होता है रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी तो उसको क्या करना, रिपेयर करना, और साथ ही साथ ये मेल इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, हमने सारे कवर कर लिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने मेडिकल डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, तो उसको देखने के बाद ये टॉपिक काफ़ी और आसान हो जाता है, ठीक है। और आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, और नहीं बनाए तो प्लीज़ जल्दी से इसके नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या फिर आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो इसके जो 2 पार्ट हैं वो आज आ ही जाएंगे होपफुली, ठीक है। और कल से जो है हम दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फिजिक्स के हो गए, और प्रीवियस पेपर भी मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो और कोई भी आपका कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।